क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके के सॉलिड्स होते हैं जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक बहुत जनरल तरीका होता है कैरेक्टराइज करने का, उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखने का, जहां पे हम सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करते, मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर सॉलिड ले रहा है या किस तरह के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं या उन मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, वो एक अलग कैटेगरी होती है। हम उनके बेसिस पे भी सॉलिड को क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत जनरल तरीका होता है जो हम सबसे पहले देखते हैं, इसके बाद हम उस तरीके की बात भी करेंगे और वो तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बट ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत जनरल तरीका, हम इनको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है, और एक को हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे को हम बोल सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। सो क्या फर्क है दोनों में, क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और क्या एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एक्चुअली ट्रू सॉलिड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज जिसका डेफिनिट शेप, डेफिनिट से शार्प मेल्टिंग पॉइंट, रेगुलर ज्योमेट्री होती है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बट कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो ट्रू सॉलिड्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लास की बात करें या सिलिका की बात करते हैं या फिर रबड़ की बात करते हैं, रबड़ एक एग्जांपल जो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अगर हम रबड़ को प्रेस करें तो वो उसका स्ट्रक्चर हम इधर उधर डिटोरिएट कर सकते हैं, राइट। उसका एक डेफिनिट शेप और डेफिनिट स्ट्रक्चर हम बहुत इजीली मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं अगर हम उस पर थोड़ा फोर्स अप्लाई करें, राइट। और हम उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। सो उनके पास एक डेफिनिट शेप तो है, लेकिन दैट कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड, ओके। इसी तरीके से ग्लास जो है, ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है, ऐसे जैसे वो से नॉट लाइक वाटर, पानी की तरह नहीं, लेकिन वो लिक्विड है या सॉलिड है, इस बात में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। सो ये एक तरीके से जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड्स और लिक्विड्स के बीच में लाई करते हैं, उनको हम एमॉर्फस सॉलिड्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। सो ग्लास, रबड़, सिलिका, क्वार्ट्ज, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको हम एमॉर्फस सॉलिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे हम इनको हीट करना शुरू करते हैं तो हीट करते करते क्या होता है कि वो ऐसे नहीं होगा कि सॉलिड है और कंप्लीटली और अचानक से वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो धीरे धीरे हीट करते करते वो धीरे धीरे लिक्विड फेज में कन्वर्ट होते रहते हैं, कंप्लीटली लिक्विड बनने लगते हैं, दे कैन फ्लो, ओके। एमॉर्फस सॉलिड्स की खास बात ये है कि ये फ्लो भी कर सकते हैं, दे जैसे स्लो, नॉट लाइक लिक्विड्स बट दे हैव दिस प्रॉपर्टी, ओके। सो इन दोनों में डिस्टिंग्विश करें अगर, सो एग्जांपल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कोई भी सॉलिड जिसका डेफिनिट शेप हो जैसे मार्कर, तो एग्जांपल इसका लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में हम लिख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स जैसे रबड़, ग्लास, क्वार्ट्ज, सिलिका, ठीक है। और अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स के यूज की बात करें तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिनका यूज डे टू डे लाइफ में होता ही है। सो इसका यूज इजीली लिख सकते हैं। रबड़ के टायर्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम लोग डेली यूज करते हैं बनती हैं। ग्लास जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, सो बहुत सारी ऐसी चीजें, सिलिका बहुत सारी चीजों में यूज होता है, मेटलर्जी में बहुत ज्यादा यूज होता है, और बहुत सारे जो मिनरल्स मिलते हैं अर्थ से उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। तो ऐसी ये सारी चीजें, इनका यूज अगर एग्जाम में पूछा जाए एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं और उनका क्या यूज है, तो हम इजीली लिख सकते हैं, राइट। आप लोग इजीली लिख सकते हो। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें कि किस तरीके से हम इन दोनों सॉलिड्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, जो आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। सो उनकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला तो इनकी एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है, रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। और यहाँ की जो ज्योमेट्री होती है एमॉर्फस सॉलिड्स की, वो इररेगुलर ज्योमेट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक डायमंड का स्ट्रक्चर लेता हूँ या फिर एक से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेता हूँ या फिर मैं NaCl का स्ट्रक्चर लेता हूँ, कोई भी ऐसा ट्रू सॉलिड्स का स्ट्रक्चर लेता हूँ, तो क्या होता है कि उनके जो एटम्स होते हैं दे आर फिक्स्ड, उनकी ज्योमेट्री जो होती है वो रेगुलर होती है। अगर वो ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल रहता है, अगर टेट्राहेड्रल है तो से ऐसे टेट्राहेड्रल हो सकता है, और हर एटम दूसरे से
एक पर्टिकुलर मैनर में कंबाइन रहेगा। सो दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री। जबकि अगर मैं एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करूं तो उनके में कुछ रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती है। एटम्स क्या होते हैं, बिकॉज वो सॉलिड और लिक्विड फेज के बीच में लाई करते हैं, तो क्या होते हैं उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो बहुत इरेगुलर होती है। हम ये नहीं कह सकते कि इस एमॉर्फस सॉलिड का जो मॉलिक्यूलर यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल ही है, ठीक है। सो उनके मॉलिक्यूल बहुत रैंडम होते हैं और उनके मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं ज़्यादा आसानी से बजाय कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, तो इसलिए इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो बहुत इरेगुलर होती है। अगर मैं बात करूं कि और क्या होता है, तो एक चीज हमने और बात करी कि इनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम लोग बार बार आप लोग बुक्स में पढ़ोगे, अगर बुक्स पढ़ोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, कि उनके पास एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। सो एक प्रॉपर्टी कि उनके एटम्स जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज, उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं से NaCl का स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, Na प्रेजेंट है, उसके बगल में Cl प्रेजेंट है, उसके बगल में एक और Na होगा, एक Na 6 Cl एटम से कंप्लीटली जुड़ा होगा, वो Cl एटम जो है अगेन 6 Na से कंप्लीटली सराउंडेड होगा। तो वो डिपेंड करता है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक कैटायन को जितने एनायन सराउंड करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, टच करते हैं। ओके, इसी तरीके से एक एनायन को जितने कैटायन टच करते हैं वो उस एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सो क्या होता है कि अगर मैं स्ट्रक्चर देखते जाऊं तो आपको क्या मिलेगा, उनमें लॉन्ग रेंज तक अगर आप जाते जाओगे तो आपको सेम तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब सेम तरीके की एटम्स जो होते हैं एक के बाद एक आते रहेंगे, तो उनको बोलते हैं हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और वो जो एटम्स हैं वो एक दूसरे पे हम ये कहते हैं कि ज़्यादा डिस्टेंस तक उन पे फोर्स अप्लाई करते हैं। सो उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है इस एटम का, इस सोडियम का, इस अपने बगल के क्लोराइड आयन के साथ, उसके एक छोड़ के जो एक और क्लोराइड आयन है उसके साथ भी हो सकता है। सो इसी वजह से उनमें क्या होता है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और इधर क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड में कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, सब रैंडमली है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स की इरेगुलर ज्योमेट्री है। सो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इज एब्सेंट, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में मैं बताता हूं और समझाता हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं, दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, while these amorphous solids are isotropic in nature। तो मेरा एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है वो समझते हैं कि सपोज करो जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेट्स से कि कुछ एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इस तरीके का। सो ये सब सपोज किया आपने कि ये एक तरीके के कैटायन या एनायन है और एक दूसरे तरीके के कैटायन ये एनायन हो गए। सो जो ग्रीन कलर में है वो कैटायन हो गए और जो ब्लू कलर में है सपोज करिए वो एनायन हो गए। तो अगर मैं एक डायरेक्शन में मूव करूं तो इधर मुझे सारे ग्रीन वाले मिल रहे हैं, कैटायन मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं तो मुझे एक कैटायन, एक एनायन और एक कैटायन मिल रहा है, ठीक है। बिकॉज इनकी जो अरेंजमेंट है वो फिक्स है, इनकी ज्योमेट्री फिक्स है, तो इस वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें अगर हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं। इसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। ओके, इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। तो एनाइसोट्रॉपी क्या होता है इसके बारे में अगर एक्सप्लेन करूं तो ऑन मूविंग in different directions we get different properties और different arrangement of atoms, ठीक है। while isotropic में क्या होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज हैं तो ये एक तरीके के मॉलिक्यूल्स हो गए या एटम्स हो गए, ये दूसरे तरीके के एटम्स हो गए, वो बहुत रैंडमली अरेंज है, उनकी कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है ना। सो अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करूं तो मुझे क्या होगा, इरेगुलर तरीके से कैटायन एनायन
सब कुछ मिलता जाएगा, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज ये नहीं कह सकते कि हम दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको दूसरी प्रॉपर्टी मिलेगी। हमें क्या होगा, वो इतने रैंडमली ओरिएंटेड है कि हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें तो हमको सेम तरीके की प्रॉपर्टी मिलेगी। इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपी। सो इसका क्या है, ऑन मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस properties are same, ठीक है। सो ये डिफरेंशिएशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में, ठीक है। अब हम एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका देखते हैं इनको कैरेक्टराइज करने का, और वो है कि डिफरेंट तरीके के सॉलिड्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके के फोर्सेस उनके एटम्स के बीच में प्रेजेंट है। वो ज़्यादा